सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन अकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 12 विषय भूगोल और अध्याय पढ़ रहे हैं हम 14, जिसमें आई जनसंख्या संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो जनसंख्या संरचना में हमने पढ़ा लिंगानुपात, पढ़ा था ना लिंगानुपात। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल का है, पढ़ा था। लिंगानुपात सबसे ज़्यादा किसका है? केरल का 1084। अब पढ़ते हैं आयु संरचना। अलग अलग संरचना में बांटे जाते हैं जनसंख्या, जैसे किशोर है, प्रौढ़ है। आयु संरचना जनसंख्या के आयु वर्ग के अध्ययन से श्रम शक्ति, आश्रित जनसंख्या, दीर्घ आयु आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आयु वर्ग की दृष्टि से जनसंख्या को 3 वर्गों में विभाजित रखा जाता है। ठीक है, 3 वर्गों में कैसे का मतलब समझ गए आप कि सबसे पहले जो होते हैं जिनको पालन पोषण किया जाता है जिनका, फिर होते हैं कुछ खुद पे आश्रित होते हैं, और वृद्ध होते हैं जो एकदम बुजुर्ग होते हैं, वो काम नहीं कर पाते, यानी क्रियाशील के आधार पर इन्हें बांटा जाता है। कौन? कार्य के आधार पर। तो देखो, एक तो होता है किशोर 15 से कम आयु, एक होता है प्रौढ़ 15 से 55 वर्ष की आयु, और एक होता है वृद्ध 60 वर्ष से अधिक आयु। अब देखो, 5 से मान लो 15 वर्ष तक किशोर कितना काम करता है, फिर प्रौढ़ 15 से 55 वही काम करता है, और वृद्ध फिर उनकी सेवा की जाती है। तो इस आधार पर बांटा गया। देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 35.6% जनसंख्या किशोर वर्ग में है, 58.1% प्रौढ़ वर्ग में है, और 6.3% वृद्ध वर्ग में समाहित है। यानी कहने का मतलब 35% किशोर है, 58% प्रौढ़ है, और 6% बूढ़े हैं। इससे एक और भारत की अधिक कार्यशील जनसंख्या तथा उच्च निर्भरता अनुपात का बोध होता है। वहीं दूसरी ओर किशोर वर्ग के ऊंचे प्रतिशत से भविष्य में तीव्र जनसंख्या वृद्धि का भी संकेत मिलता है। जनसंख्या बढ़ेगी खूब। आर्थिक दृष्टि से यह एक आश्रित और अनु उत्पाद वर्ग है, यानी आश्रित है। मान लो 10 साल का, 20-12 साल का कोई कमाता थोड़ी है, उसको तो कमा के सब वगैरह सिस्टम दिया जाता है ना, वो आश्रित है, दूसरे पर आश्रित होना। जिसकी भोजन, वस्त्र, शिक्षा से सर्वाधिक खर्च होते हैं। पढ़ाई करेगा तो खर्च होगा, वस्त्र पे, भोजन पे, सब उसके लिए खर्च होता है। वो कमाता तो है नहीं, उस पर व्यय होता है। भारतीय जननांकीय संक्रमण की तीसरी अवस्था में, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक वृद्धि दर उच्चतम है, उच्च जन्म दर के कारण 0 से 14 आयु वर्ग में 29% से अधिक जनसंख्या पाई जाती है। भारत का आयु पिरामिड चौथे आधार और नुकीले शिखर वाला है, जो जनसंख्या की गतिशीलता का द्योतक है। भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना का विवेचन यदि आयु वर्ग के अनुसार किया जाए तो निम्न प्रकार 4 वर्गों की विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है। कौन कौन से? देखो, बाल आयु वर्ग। बाल आयु वर्ग माना जाता है 0 से 14 आयु वर्ग। वर्ष 1991 की जनसंख्या के अनुसार 36.5%, 2001 में 35.6% और 2011 में 29.5% जनसंख्या किशोर आयु वर्ग की है। एक तो ये याद रखना। फिर युवा आयु वर्ग 15 से 59 तक। इस आयु वर्ग में 2001 में तो 58.1% था। अब 2011 में 62.5% लोग पाए गए हैं, जो जनसंख्या के अधिकांश भाग को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। यह कार्यशील जनसंख्या है। फिर है वृद्ध आयु वर्ग, 60 से अधिक आयु समूह है। वर्ष 2001 में इस आयु वर्ग का प्रतिशत 6.3 था, लेकिन अब 2011 में बढ़कर कितना हो गया? 8%, जो पाश्चात्य देशों की तुलना में अभी भी बहुत कम है। तो ये याद रखना, पेपर में आ जाएगा कि 4 वर्ग कौन कौन से हैं जननांकीय या जनसंख्या आयु संरचना के। बाल आयु वर्ग, युवा आयु वर्ग, वृद्ध आयु वर्ग। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो आप, यानी 3 है। 1901 में आयु वर्ग में कितनी बढ़ी, ये सारणी देख लेना, अपने याद करनी है। 2011 वाली 29.5, 0 से 14, 15 से 59 62.5, और 60 से अधिक है 8%। भारत की लगभग 33% जनसंख्या युवा है। एक तो ये ध्यान रखना। जनसंख्या 2011 में बाल जनसंख्या यानी 0 से 6 वर्ष का अलग निकाला जाता है, ध्यान रखना। और जो साक्षरता ये वगैरह होती है ना, 7 से ऊपर की निकाली जाती है। तो 0 से 6 वर्ष आयु की विशेषता गणना की गई है। देश में कुल बाल जनसंख्या 15,87,89,287 दर्ज हुई है, जो देश की कुल जनसंख्या का 13.12% है। देश में 2001-2011 के दौरान बाल जनसंख्या में 3.08% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज
की गई है। कुल बाल जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में 2,97,00,000 है, क्योंकि जनसंख्या भी ज़्यादा है वहाँ पे। बिहार में 1,85,00,000 है। राज्य क्रमशः प्रथम व द्वितीय स्थान पर है, किंतु कुल जनसंख्या में बाल जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से क्रमशः मेघालय, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, राजस्थान, मिजोरम, उत्तर प्रदेश राज्यों का स्थान रहा है। तमिलनाडु, गोवा, केरल राज्यों में न्यूनतम बाल जनसंख्या प्रतिशत दर्ज हुई। अब बात आती है साक्षरता, कितने लोग पढ़े हुए हैं। अब साक्षरता का अर्थ क्या होता है? साक्षरता दर का मतलब होता है जो बालक यानी 7 वर्ष से अधिक आयु के बालक को अक्षर ज्ञान होता है या मातृत्व ज्ञान होता है, थोड़ा बहुत ही पढ़ना लिखना चलता है, वो साक्षर होता है 7 वर्ष से अधिक। साक्षरता किसी भी सभ्य समाज के विकास का मापदंड है। इसका प्रभाव जनता के मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। दूसरी ओर यह देश की अर्थव्यवस्था, नगरीकरण, जीवन स्तर, जातीय संरचना, समाज में स्त्रियों की स्थिति, शैक्षणिक सुविधाएं, यातायात और परिवहन साधनों, तकनीकी विकास आदि का भी सूचक है। मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से साक्षरता जनसंख्या का एक ऐसा सामाजिक पक्ष है जिसके आधार पर सामाजिक विकास का मापदंड निश्चित किया जा सकता है। वस्तुतः साक्षरता के विकास से मनुष्य सीमित परिवेश से बाहर निकलकर अपने क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रवृत्तियों से अन्योन्याश्रित संबंध स्थापित कर लेता है, जिसे एक इकाई के रूप में मानव ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज विकास क्रम में आगे आ जाता है। अब देखो साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक। साक्षरता की वृद्धि और प्रसार क्षेत्र में संपूर्ण सामाजिक आर्थिक अंतरिक प्रक्रिया का परिणाम है, जिनमें मुख्य है अर्थव्यवस्था का प्रसार, नगरीकरण का स्तर, जीवन स्तर, जातीय संरचना, समाज में स्त्रियों की स्थिति, मूल्य प्रणाली, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता, यातायात व संचार साधनों का विकास, तकनीकी विकास का स्तर और सार्वजनिक नीति। अब देखिए भारत में साक्षरता 1901 में देखें ना तो कुल 5.35% ही लोग 100 में से पढ़े थे। 1911 में थोड़ी सी बढ़ी 5.29, 1921 में 7.16, 1931 में 9.50, 1941 में 16.10, 51 में 18.31, 61 में 28.30, 1971 में 34.45, 1981 में 43.57, 1991 में 52.21 और 2001 में 64.83 और 2011 में अब 74% हो गई। यह आंकड़ा याद करना, जिसमें पुरुष कितने पढ़े हुए हैं 82.14 और महिला है 65.46, यानी पुरुष साक्षरता 82.14 और महिला 65.40, टोटल है 74.04। अंतिम आंकड़े आए थे 73% के आगे थे। तो इस तरह हमारी साक्षरता है। सारणी 14.6 व आरेख 14.4 से स्पष्ट है कि सन 1961 के पश्चात साक्षरता में वृद्धि गति से हुई है। कुल साक्षरता सन 1961 में 28.30 थी तो 11 में 74.04 हो गई। इस प्रकार लगभग 50 वर्षों में साक्षरता में 3 गुनी वृद्धि हुई है। यह विभिन्न क्षेत्रों में विद्यालयों के विकास, साक्षरता संबंधी सरकारी नीतियों और सामान्य जनसंख्या में जागरूकता आने जैसे कारणों से संभव हुआ। पुरुष साक्षरता 1961 में 40.40 थी, 11 में बढ़कर 82.14 हुई। इसी प्रकार महिला साक्षरता 1961 में 15.35 थी, जो बढ़कर 2011 में 65.46% बढ़कर 4 गुना हो गई। तो लगातार साक्षरता पे जोर दिया जा रहा है, बढ़ रही है। इससे स्पष्ट होता है कि देश में पुरुष साक्षरता की अपेक्षा महिला साक्षरता में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। सन 1981 के बाद तो साक्षरता वृद्धि की गति और तेज हो गई। महिला साक्षरता में तीव्र वृद्धि सामाजिक जागरूकता, सरकारी प्रोत्साहन, लैंगिक विभेदीकरण में कमी होना आदि कारणों का परिणाम है। राज्यों के अनुसार साक्षरता भारत में औसत साक्षरता कितनी है? 74.04%। इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो राष्ट्रीय औसत से अधिक साक्षरता, राष्ट्रीय औसत कितना है? 74 है। नहीं, 74 से ऊपर कितने देखो, इनमें केरल सर्वोच्च साक्षरता है। ये देखिए केरल लिंगानुपात में भी ऊपर था, केरल साक्षरता में भी ऊपर है, 93.91% के साथ प्रथम स्थान पे है। लक्षद्वीप में है 92.2, मिजोरम में है 91.58%, क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थान पे।
पुरुष साक्षरता देखो लक्षद्वीप में 96.11 प्रथम स्थान पे और केरल 96.10 द्वितीय स्थान पर है। यह आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला साक्षरता की सर्वोच्च दर केरल में 92% है। देखो महिला भी 92% पड़ी हुई है। राष्ट्रीय औसत से कम यानी 74 से कम बिहार में साक्षरता 63.82 है, सबसे कम है। राष्ट्रीय औसत से कम साक्षरता वाले राज्य जम्मू कश्मीर में 68.74, राजस्थान में 67.06, मध्य प्रदेश में 70.63, उत्तर प्रदेश में 69.72, झारखंड में 67.63, उड़ीसा में 73.45, अरुणाचल प्रदेश में 67 और असम में 73। राष्ट्रीय औसत से कम पुरुष साक्षरता भी न्यूनतम बिहार में है, अरुणाचल प्रदेश में, जबकि महिला साक्षरता सबसे कम राजस्थान बिहार में है। साक्षरता का क्षेत्रीय प्रतिरूप। देश में साक्षरता दर में सन 1961 के बाद तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन इस बढ़ती साक्षरता दर का भौगोलिक रूप में क्षेत्रीय विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट होता है कि साक्षरता में तीव्र वृद्धि का क्षेत्रीय स्वरूप बहुत ही असमान है। साक्षरता के क्षेत्रीय प्रतिरूपक का विश्लेषण इसके भौगोलिक कारणों को उभारने में और अधिक सहायक हो सकता है। मानचित्र 14.3 से स्पष्ट है कि संपूर्ण देश में साक्षरता के निम्नलिखित क्षेत्रीय प्रतिरूप उभरते हैं। ये आप चित्र में देख लेना क्या कुछ है। साक्षरता के प्रादेशिक प्रतिरूप को देखने से स्पष्ट होता है कि उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में और आंतरिक भागों की अपेक्षा तटीय क्षेत्रों में उच्च साक्षरता है। तटीय स्थिति, इकाई जनसंख्या का अनुपात, अपेक्षाकृत उच्च नगरीकरण, अधिक विशेषीकृत अर्थव्यवस्था, उच्च कृषि संपन्नता और ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था को सर्वप्रथम प्रारंभ किया जाना आदि कारकों से संबंधित क्षेत्रों में साक्षरता दर उच्च थी। इसके विपरीत पिछड़ी कृषि अर्थव्यवस्था, अल्प नगरीय औद्योगिक विकास वाले क्षेत्रों में भी साक्षरता दर कम है। ठीक है, ये लिस्ट है सारी साक्षरता की। अब कल पढ़ेंगे अपने भाषाई वर्ग, भाषा वर्ग के आधार पर पढ़ेंगे। ये फिर थोड़ा छोटा ही पाठ है, कल हमारा पूरा हो जाएगा भाषाई वर्ग की भाषा के आधार पर कौन कौन सी भाषा है, कैसे क्या विवरण है वो संरचना पढ़ेंगे।